सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारत में होने वाले विदेशी आक्रमणों के बारे में। सो फ्रेंड्स, इसके पहले के लेक्चर में भी हमने इसी टॉपिक पर डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था कि प्राचीन भारत में दो तरह के विदेशी साम्राज्यों के द्वारा आक्रमण किया जाता है भारत के पश्चिमोत्तर भूभाग पर। कौन कौन से देश थे वे थे ईरान साम्राज्य और यूनान साम्राज्य। ठीक है, ईरान साम्राज्य के द्वारा आक्रमण किया जाता है और यूनान साम्राज्य के द्वारा क्रमबद्ध रूप से भारत के इस भूभाग पर आक्रमण किया जाता है और इस भूभाग पर शासन भी किया जाता है। सबसे पहले आक्रमण होता है ईरानी आक्रमण। कल के लेक्चर में हमने इनके बारे में जाना था, साथ ही हमने जाना था उस समय ईरान साम्राज्य पर हकमनी वंश का शासन चलता था। हकमनी वंश, जिसके शासक थे दारा प्रथम। दारा प्रथम के द्वारा ही पश्चिमोत्तर भूभाग, जो कि भारत का पश्चिमोत्तर भूभाग था, इन भागों को विजित कर कर यहाँ पर ईरानी साम्राज्य का शासन किया जाता है। उसके बाद में इनके उत्तराधिकारी हुए क्षयार्स और उसके बाद में हुए दारा तृतीय, उनका भी शासन इन भूभागों पर होता है। लेकिन दारा तृतीय के बाद में, उनके शासन के बाद में, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ईरानी साम्राज्य का पतन हो जाता है और नए साम्राज्य का उदय होता है यहाँ पे यूनान साम्राज्य का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, ये भूभाग जो है, यूनान के द्वारा जीत लिया जाता है, तो कुछ समय के लिए यहाँ पे यूनानी साम्राज्य का भी शासन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण के बारे में, यूनानी साम्राज्य के शासन के बारे में, कि यहाँ पर कैसे यूनानी साम्राज्य आया और इन भूभागों पर अपना शासन किया था। सो जिस समय फ्रेंड्स भारत के इस पश्चिमोत्तर भूभाग पर यूनानी आक्रमण हुआ था, उस समय यूनान साम्राज्य के जो शासक थे वे थे सिकंदर महान। अलेक्जेंडर द ग्रेट थे यहाँ के संस्थापक, कौन? यूनान साम्राज्य के। तो आइए हम देख लेते हैं, थोड़ी जानकारी हम सिकंदर महान के बारे में देखते हैं, उनकी बायोग्राफी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं सबसे पहले तो सिकंदर महान के जीवन परिचय के बारे में। क्यों देखने वाले हैं सिकंदर महान का जीवन परिचय? इसलिए देखने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इतिहास के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सम्राट और काफ़ी फेमस हुए थे सिकंदर महान, इसीलिए इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए अब हम देख लेते हैं सिकंदर महान कौन थे, उनके जीवन परिचय के बारे में। सिकंदर महान, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे सिकंदर महान। सिकंदर महान, इनका एक अन्य नाम है अलेक्जेंडर तृतीय। एक अन्य नाम नहीं, इनका रियल नेम है अलेक्जेंडर तृतीय। सिकंदर महान का नाम क्या है? तो इनका नाम है अलेक्जेंडर तृतीय। अलेक्जेंडर थर्ड। ठीक है दोस्तों, यदि इनके उपनाम की बात करें, अन्य नाम इनके, तो इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिकंदर महान, और अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब यदि इनके पिता और माता पिता के नाम की बात की जाए, तो पिता का नाम है इनके फिलिप द्वितीय। इनके पिता का नाम है फिलिप द्वितीय, जो कि 359 ईस्वी पूर्व मकदूनिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? ये मकदूनिया राज्य के शासक थे 359 ईस्वी पूर्व, जो कि कहाँ? यूनान क्षेत्र में है। ठीक है, वहाँ के शासक थे। मकदूनिया के शासक। माता, तो अलेक्जेंडर तृतीय की माता का नाम था ओलंपिया।
ओलिम्पिया। जन्म की बात की जाए, इनका जन्म कब हुआ था सिकंदर महान का? सिकंदर महान का जन्म हुआ था 20 जुलाई 356 ईस्वी पूर्व। डेट थी 20 जुलाई 356 ईस्वी पूर्व। और इनका जन्म स्थान क्या था? तो इनका जन्म स्थान था पेले, जो कि मकदूनिया की एक सिटी है, मकदूनिया का एक नगर है। जन्म स्थान, इस जितना भी यहाँ लिख रहे हैं फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप सारी ये चीज़ें याद रखेंगे। जन्म स्थान है पेले, जो कि मकदूनिया का एक नगर है, मकदूनिया राज्य का एक नगर है। द सिटी ऑफ मकदूनिया। अब ये यदि इनके गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु कौन थे? कई सारे गुरु रहे वैसे तो इनके, लेकिन एक जो खास गुरु हैं इनके वो हैं अरस्तु। ये वही अरस्तु है जो जीव विज्ञान के पिता जिन्हें कहा जाता है अरस्तु, जिसे एक अन्य नाम एरिस्टोटल के नाम से भी जाना जाता है। एरिस्टोटल, इनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, एरिस्टोटल। अब सिकंदर महान की जो रुचि थी वो किन में थी? तो इनकी जो विशेषता थी सिकंदर महान की, तो इन्हें महारत हासिल थी युद्धों में, ठीक है। युद्ध करने में इनको महारत हासिल थी, काफ़ी इंटेलिजेंट थे। सोचिए जिनके शिक्षक अरस्तु रहे हो, है ना, वो शिष्य तो महान होगा ही, उनमें कुछ ना कुछ बुद्धिमत्ता या कुछ इंटेलिजेंसी तो होगी ही होगी, निश्चित तौर पर होगी, ठीक है। जिनके गुरु इतने अच्छे रहे थे अरस्तु। इनकी विशेषता थी युद्ध कौशल इनमें था, और इनके घुड़सवार ये बहुत अच्छे थे, ठीक है दोस्तों। घुड़सवार एक बहुत अच्छे थे। बचपन से ही इनके पास बाऊ केफला नाम का एक घोड़ा था, जिन पर ये सवारी किया करते थे, और काफ़ी लंबे समय तक ये घोड़ा इनके पास रहा। युद्धों में भी ये उसे लेके जाते थे, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है इनके घोड़े का नाम, है ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ बाऊ केफला। बाऊ केफला इनके घोड़े का नाम था, ठीक है। कई युद्धों में बाऊ केफला को ये साथ में लेके गए और इन पर बैठकर कई युद्धों को जीता है सिकंदर महान ने, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं कि इनका शासन कब हुआ था मकदूनिया के ऊपर, ठीक है। 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक होते हैं फिलिप द्वितीय। 329 ईस्वी पूर्व में फिलिप द्वितीय की हत्या हो जाती है, ठीक है। और 329 ईसा पूर्व में हत्या हो जाने के बाद में संघर्षपूर्ण रूप से 329 ईसा पूर्व में सिकंदर महान गद्दी पर बैठते हैं। 329 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया के शासक बनते हैं सिकंदर महान। क्यों बनते हैं? क्योंकि इस समय उनके पिता की हत्या कर दी जाती है, साजिश के षड्यंत्र वगैरह रच के इनके पिता की हत्या कर दी जाती है किसी के द्वारा। तो फिर शासक बनाया जाता है सिकंदर महान को, क्योंकि यही उनके उत्तराधिकारी थे। 329 ईसा पूर्व मकदूनिया के शासक बनते हैं सिकंदर महान। अब शासक बन गए, उसके बाद में क्या हुआ फ्रेंड्स, जो सिकंदर महान थे काफ़ी इंटेलिजेंट और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण एक शासक थे। इनकी जिज्ञासा थी कि क्यों ना मैं पूरे विश्व का विजेता बन जाऊं, पूरे विश्व पे शासन करूं। ये चाहते थे पूरे विश्व को जीतना, पूरे विश्व पर शासन करना, ठीक है। इसी क्रम में उनके द्वारा विजित प्रदेश जो थे उनके नाम देख लेते कि इन्होंने कितना क्षेत्र जीत लिया था, क्योंकि युद्ध कौशल तो बहुत बढ़िया था इनका। विजित क्षेत्र सिकंदर महान द्वारा जीते गए क्षेत्र थे एथेंस जहाँ पे मकदूनिया है, तो एथेंस का क्षेत्र, एथेंस, एशिया माइनर, ये तुर्क का जो इलाका है फ्रेंड्स, आप मैप में देखिएगा, ये एशिया माइनर के अंतर्गत आता है पूरा। एशिया माइनर, पैलेस्टाइन,
फिर पूर्व की, अगर हम इटली एथेंस की तरफ से चलते हैं तो पूर्व की तरफ हम जाते जा रहे हैं। एथेंस, एथेंस के बाद में पूर्व की तरफ एशिया माइनर, फिर पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन, उसके बाद में पर्सिया, पर्सिया ईरान वाला क्षेत्र, संपूर्ण पर्सिया, ठीक है, पूरा पर्सिया जीत लिया था इन्होंने। और फिर सिंध, भारत में कहाँ पे, भारत का पश्चिमोत्तर या फिर बोल सकते हैं सिंध नदी के पश्चिम का भाग भारत में, सिंध नदी या फिर सिंधु नदी के पश्चिम का भूभाग, पश्चिम का भूभाग, ठीक है। मतलब सिंधु नदी जैसे यहाँ से प्रभावित हो रही है ऐसे ऐसे करके, तो ये वाला भूभाग यहाँ पर कब्जा का हो गया था इनका। तो एथेंस, एशिया माइनर, पैलेस्टाइन, पर्शिया, सिंधु नदी का पश्चिमी भूभाग, इन सभी क्षेत्रों को विजित कर लिया गया था सिकंदर महान के द्वारा। और क्या क्या विशेषताएं वो देख लेते हैं। अब इसी क्रम में जब ये क्षेत्रों को विजित कर लेते हैं, इसी क्रम में आगे जाकर इनकी 329 ईसा पूर्व में क्या हो जाती है, 323 ईस्वी पूर्व में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इनकी मृत्यु की डेट भी देख लेते हैं हम, क्योंकि हम जीवन परिचय देख रहे हैं, तो फिर देखेंगे हम इनकी मृत्यु किस हालात में हुई थी, कैसे हुई थी, है ना। आगे जब हम युद्ध की बात करेंगे तो देखते हैं। तो इनकी मृत्यु की डेट भी लिख लीजिएगा आप। इनकी मृत्यु हुई थी 12 जून 323 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। 323 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है 12 जून 323 ईस्वी पूर्व में, और मृत्यु होती है इनकी बेबीलोन में। मृत्यु का जो स्थान होता है वो होता है बेबीलोन। ठीक है दोस्तों, तो क्या जाना हमने सिकंदर महान के नाम के बारे में जाना। उनका नाम था अलेक्जेंडर तृतीय। हमने जाना उनके उपनामों के बारे में, जो कि सिकंदर महान और अलेक्जेंडर द ग्रेट। इनके पिता हुए फिलिप द्वितीय, माता का नाम था ओलंपिया। इनके पिता जो थे वो 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया के शासक बने थे। इनका जन्म 20 जुलाई 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान था पेले, जो कि मकदूनिया का एक फेमस नगर है। इनके गुरु रहे हैं अरस्तु, जिन्हें एरिस्टोटल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी विशेषता क्या क्या थी, तो ये युद्ध कौशल में माहिर थे और एक बहुत अच्छे घुड़सवार थे। और घुड़सवार अच्छे होने के कारण इन्होंने बहुत कम उम्र में एक जंगली घोड़े को अपने काबू में कर लिया था, और काफ़ी अच्छा दोस्त की तरह इनके वो घोड़ा रहा। सारे युद्धों वगैरह में वो उन्हें लेकर जाते थे साथ में अपने। और उसका नाम क्या था, घोड़े का नाम उन्होंने रखा था बाऊ केफला। बाऊ केफला था उन घोड़े का नाम। शासक ये बने थे 329 ईसा पूर्व में। 329 ईसा पूर्व में क्या होता है दोस्तों, इनके पिता की हत्या कर दी जाती है। सो मकदूनिया के शासक बनते हैं फिर सिकंदर महान। और उसके बाद में 326 ईसा पूर्व, मतलब जैसे ही मकदूनिया के शासक बनते हैं उसके बाद में इनका दिमाग चलता है कि क्यों ना मैं विश्व को विजय करूं, और इस क्रम में वो निकल पड़ते हैं। और जितने भी सालों इन्होंने शासन किया, ये क्षेत्रों को विजित करते रहे, ये युद्ध अपना लड़ते रहे। तो युद्ध लड़ने के दौरान इनके द्वारा जो विजित क्षेत्र हुए थे वे कौन कौन से थे, वे थे एथेंस, वे था एशिया माइनर, पैलेस्टाइन, पर्शिया, और भारत में सिंधु नदी के पश्चिमी भूभाग को भी इन्होंने जीत लिया था और यहाँ पर शासन भी किया था। मृत्यु अब इसी क्रम में 12 जून 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो जाती है, और सिकंदर महान का जो सफ़र है यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये कुछ बातें हमने जानी सिकंदर महान के बारे में। आइए अब हम वापस यूनानी आक्रमण जो भारत में हुआ था उसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब सिकंदर महान विश्व विजय की अपने आकांक्षा, अपने सपने को लेकर भारत की ओर, भारतीय भूभाग को जीतने की ओर बढ़ने लगते हैं, 326 ईसा पूर्व का वो समय था जब ये भारत को विजित करने के लिए निकल पड़ते हैं। इनका कैंपेन निकल पड़ता है। उस समय भारत के इस पश्चिमोत्तर भूभाग में छोटे छोटे गणतंत्र और राजतंत्र शासन कर रहे होते हैं। ईरानी साम्राज्य भी बहुत कुछ टूट चुका होता है ना। उनका भी जो
यहाँ पे शासन सही ढंग से नहीं चल पा रहा होता है। क्यों? क्योंकि ईरान में भी, ईरानी साम्राज्य जो ईरान में बसा हुआ था, वहाँ पर भी जो हकमनी वंश था उसका शासन खत्म होने वाला था। इसीलिए ये यहाँ पे भी सही ढंग से शासन हकमनी वंश नहीं कर पा रहा था, और इसी चीज़ का फायदा मिला था यूनान साम्राज्य को। ठीक है, तो यूनान साम्राज्य जब भारत के पश्चिमोत्तर भूभाग पर हमला करने के लिए आता है, अटैक करने के लिए आता है, उस समय यहाँ की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी। यहाँ पर अशांति और अराजकता का वास हो चुका था। ईरानी साम्राज्य भी सही ढंग से यहाँ पे शासन नहीं कर पा रहा था। तो काफ़ी सरल था, काफ़ी आसान था सिकंदर द्वारा इन भूभागों को जीतना और यहाँ पर शासन करना। 326 ईसा पूर्व में देखिए यूनान आक्रमण डाल देते हैं, हेडिंग यूनान आक्रमण। तो आप यहाँ पे पहली लाइन क्या लिखेंगे? पहले तो आप लिखेंगे कि 329 ईसा पूर्व में सिकंदर महान यूनान साम्राज्य के शासक बनते हैं। इसी क्रम में 326 ईसा पूर्व में ये भारतीय भूभागों पर कब्जा करने के लिए निकल पड़ते हैं, भारत का विजित करने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। और इसी क्रम में सबसे पहले ये बैक्ट्रिया को 326 ईसा पूर्व में विजित करते हैं। कैसे आते हैं ये? 326 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया, जो कि इधर की साइड पे है फ्रेंड्स, बैक्ट्रिया को विजित करते हैं। विजित करते हुए भारतीय भूभाग पर कब्जा करने के लिए या इन क्षेत्रों को जीतने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले ये काबुल पहुंचते हैं। काबुल के बाद में ये हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए तक्षशिला और सिंधु नदी के तट पर पहुंचते हैं। तो भारत में किन क्षेत्रों तक पहुंचते हैं ये? काबुल को क्रॉस करते हुए, काबुल को पार करते हुए और हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए ये तक्षशिला, 2 क्षेत्रों में पहुंचते हैं, तक्षशिला और उसके बाद में सिंधु नदी के तट पर, तक्षशिला व सिंधु नदी के तट पर पहुंचते हैं। सिकंदर महान अपने घोड़े के साथ में और साथ ही अपनी सेना के साथ में, जिनके सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, उस समय जो सेना आई थी उसके सेनापति कौन थे? सेल्यूकस निकेटर थे। तो तक्षशिला व सिंधु नदी के तट पर पहुंचते हैं। उस समय फ्रेंड्स भारत में तक्षशिला में आम्भी नामक जो राजा थे वे यहाँ पे राज करते थे। कौन थे? आम्भी यहाँ के शासक थे। और सिंधु नदी के तट पे झेलम और चेनाब नदी के मध्य पे राजा पोरस का शासन हुआ करता था। कौन थे? पोरस। जिनका शासित क्षेत्र कौन सा था? तो झेलम व मैं यहाँ पे एक इमेज शेयर कर दूंगी फ्रेंड्स, उसमें आप देख लीजिएगा इमेज में कि कहाँ पर इनका क्षेत्र था। तो झेलम और चिनाब नदी के मध्य था, झेलम व चिनाब। नदी के मध्य का क्षेत्र। अब जैसे फ्रेंड्स सबसे पहले जब तक्षशिला में पहुंचते हैं, इस वाले एरिया में, यहाँ पे जैसे पहुंचते हैं ये सिकंदर महान अपनी सेना के साथ में, तो इन्हें ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। जो आम्भी होते हैं यहाँ के राजा वह सरेंडर कर देते हैं इनके सामने, तो कोई संघर्षपूर्ण युद्ध वगैरह नहीं होता है और ये सरेंडर कर देते हैं और ये क्षेत्र यूनान के द्वारा जीत लिया जाता है, यहाँ का भूभाग। लेकिन जब ये आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर ये सिंधु नदी के तट को क्रॉस करके झेलम व चिनाब नदी के मध्य वाले क्षेत्र में यहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं, झेलम नदी के तट पर पहुँचते हैं, तो राजा पोरस जो होते हैं इनके द्वारा काफ़ी प्रबल रूप से प्रतिरोध किया जाता है सिकंदर महान का। और क्या होता है फलस्वरूप यहाँ पर एक युद्ध होता है सिकंदर महान और राजा पोरस के मध्य। सिकंदर, देखिए आम्भी ने तो सरेंडर कर दिया था, तो ये क्षेत्र तो यूनान साम्राज्य का हो जाता है। फिर ये थोड़ा और आगे आते हैं, अब क्रम तो चल ही रहा है भारतीय भूभाग को विजित करने का, थोड़ा और आगे आते हैं ये झेलम नदी के तट पर। तो यहाँ का जो क्षेत्र था वो पोरस द्वारा यहाँ पे शासन किया जाता था, राजा पोरस द्वारा ये क्षेत्र शासित था। तो राजा पोरस क्या करते हैं? सिकंदर महान का विरोध करते हैं। फलस्वरूप यहाँ पर सिकंदर और राजा पोरस के मध्य युद्ध होता है, सिकंदर वर्सेस पोरस। और ये युद्ध काफ़ी फेमस होता है। इस युद्ध को झेलम
झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध या फिर हाइडेस्पिस के युद्ध के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। इस युद्ध को 3 नामों से जाना जाता है, झेलम, झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध जो कि झेलम नदी के तट पर होता है, वितस्ता का युद्ध और हाइडेस्पिस का युद्ध, हाइडेस्पिस। अब ये 3 नाम क्यों दिए गए इनके बारे में देख लेते हैं हम। हाइडेस्पिस का युद्ध, चूंकि सिकंदर और राजा पोरस के मध्य होने वाला ये युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था, इसलिए इसे झेलम का युद्ध कहा जाता है। वितस्ता का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय झेलम नदी का नाम वितस्ता हुआ करता था। ठीक है फ्रेंड, जैसे नदियों के नाम भी बदल गए थे। चिनाब नदी जो थी, चिनाब नदी का नाम था अस्कनी, अस्किनी। ठीक है, जो मैं मैप शेयर करूंगी ओल्ड इंडिया का, उसमें भी नाम वितस्ता और अस्किनी रहेंगे। ठीक है, वितस्ता और अस्किनी, तो इनके मध्य का। झेलम नदी का पुराना नाम था वितस्ता और चिनाब का था अस्किनी। तो वितस्ता का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि झेलम का प्राचीन नाम है। हाइडेस्पिस का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एरिया को या फिर झेलम नदी को ग्रीक भाषा में हाइडेस्पिस कहा गया था। कौन सी भाषा में? ग्रीक भाषा में, इसलिए इसे हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहा जाता है। तो काफ़ी फेमस युद्ध है झेलम का युद्ध, उसी को वितस्ता का युद्ध कहा गया, उसे ही हाइडेस्पिस का युद्ध कहा गया। अब इसका परिणाम क्या निकला फ्रेंड्स? तो इसका परिणाम निकला, इसमें सिकंदर महान की विजय होती है। विजय किसकी होती है? सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट की विजय हो जाती है और ये क्षेत्र इनके द्वारा जीत लिया जाता है। लेकिन वो युद्ध इतना भयावह हुआ था फ्रेंड्स, इतना कि सिकंदर महान की सेना भी डर चुकी थी, वो भी हताश हो चुकी थी। हालांकि ये जीत गए थे, लेकिन फिर भी ये परेशान हो गए थे, ये दंग रह गए थे राजा पोरस की शक्ति को देखकर, इनकी युद्ध नीति को देखकर, जिसके फलस्वरूप ये क्या करते हैं, सिकंदर महान जितना भी विजय क्षेत्र होता है राजा पोरस का, वो इन्हें वापस लौटा देते हैं और इनसे मित्रता कर लेते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब इस क्रम में राजा पोरस को वापस उनका क्षेत्र मिल जाता है। अब सिकंदर महान आगे की ओर फिर बढ़ने लगते हैं भारतीय भूभाग को जीतने के क्रम में। तो जब ये आगे की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ मिलती है इन्हें व्यास नदी, जिसका प्राचीन नाम है विपाशा, विपाशा। ठीक है दोस्तों, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आप इनके प्राचीन नाम भी नदियों के याद रखेंगे। तो व्यास नदी इन्हें जब मिलती है रास्ते में, तो इनकी जो सेना होती है फ्रेंड्स, काफ़ी थक चुकी होती है इनकी सेना युद्ध कर करके, क्योंकि देखो बैक्ट्रिया का क्षेत्र भी विजिट करते हैं, फिर ये आम्बी के यहाँ पे भी जाते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत तो कुछ होता ही होगा। फिर यहाँ से आगे और बढ़ते हैं, राजा पोरस के यहाँ पे इतना बड़ा झेलम का युद्ध करते हैं, और उसके बाद में जब व्यास नदी के तट पे आते हैं तो उनके सैनिक सिकंदर महान से कहते हैं कि हम इस नदी को अब क्रॉस नहीं करना चाहते, हम इसे पार नहीं करना चाहते और ना ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे इसके रीजंस रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए जब ये भारत पे आते हैं तो यहाँ की जलवायु भी इन्हें सूट नहीं होती है, जलवायु भी इनके लिए सूटेबल नहीं होती, तो इस कारण भी ये चले जाते हैं। और काफ़ी समय हो चुका होता है इनको बाहर युद्ध पर निकले हुए के, तो फैमिली, परिवार वगैरह की उनकी याद आना एक मानवीय स्वभाव होता है दोस्तों ये सब। तो इन सब कुछ कारणों के कारण उनकी सेना ने, सिकंदर महान की सेना ने व्यास नदी को क्रॉस करने से मना कर दिया और इन्होंने वापस मतलब लौटने की गुहार लगाई। उन्होंने सिकंदर महान को कहा हमें वापस जाना है अपने शहर, अपने साम्राज्य में। तो सिकंदर महान जब सेना ही तैयार नहीं है तो सिकंदर अकेला भी क्या करेगा बेचारा। तो सिकंदर महान यहाँ पर रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। अब ये जब जाते हैं अपने साम्राज्य की ओर तो ये आते तो स्थल मार्ग से, पूरी सेना स्थल मार्ग से आती है, लेकिन जाते समय यह दो विभिन्न मार्गों से जाते हैं। तो वे कौन कौन से मार्ग थे वे देख लेते हैं आगे। तो वापस लौटने के क्रम में ये 2 मार्ग से जाते हैं, स्थल मार्ग और जल मार्ग से। ठीक है, स्थल मार्ग एवं जल मार्ग से। अच्छा फ्रेंड्स, इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, जब यहाँ पे झेलम नदी के तट पे मतलब झेलम का युद्ध होता है, वितस्ता हाइडेस्पिस का युद्ध होता है राजा पोरस के साथ में सिकंदर महान का, तो यहाँ पर उनके घोड़े की मौत हो जाती है। उनका घोड़ा जो बाऊ केफला था वो यहाँ पे मर जाता है और इसी की याद में जम्मू कश्मीर के पास में सिकंदर महान एक नगर
बसाते हैं, एक नगर की स्थापना करते हैं जिसका नाम दिया जाता है बाऊ केफला। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस घोड़े का नाम है ना। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक शहर बसाता है, सिकंदर महान द्वारा वो शहर बसाया गया है जिसका नाम दिया गया है बाऊ केफला। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, लौटने के क्रम में स्थल मार्ग से जाते हैं, जल मार्ग से जाते हैं। अब जो सिकंदर महान के जल सेनापति थे वे थे निर्याकस, जल के सेनापति थे। तो आधी सेना इनके साथ जाती है, जल सेनापति कौन थे? निर्याकस। देखिए, सेल्यूकस निकेटर जो थे वो इनकी पूरी स्थल सेना के क्या थे? वे वहां के सेनापति थे। और जल सेनापति की बात की जाए तो वे थे निर्याकस। स्थल मार्ग से तो सिकंदर महान के साथ में कुछ लोग जाते हैं, सिकंदर महान के साथ में। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि फिर ये विजित क्षेत्रों का क्या हुआ? जो क्षेत्र इन्होंने, जैसे आम्भी का जो तक्षशिला क्षेत्र था, तक्षशिला वाला भूभाग था, वो तो इन्होंने विजित कर लिया, उस क्षेत्र का क्या हुआ? तो वे जो विजित क्षेत्र थे ये पश्चिमोत्तर भूभाग के, तो सिकंदर महान ने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को दे दिए थे। और कुछ गवर्नर्स और थे, उन्हें यहाँ के जो भूभाग थे वो क्या कर दिए थे? बांट दिए थे। ठीक है, और ये अपने साम्राज्य की ओर चल दिए थे। अब कुछ सेना निर्याकस के साथ में चली जाती है और अपने साम्राज्य में पहुंच जाती है, और सिकंदर महान के साथ में कुछ सेना, आधी सेना सिकंदर महान के साथ में स्थल मार्ग से जाती है। अब स्थल मार्ग से जाने के क्रम में क्या होता है फ्रेंड्स? 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। सिकंदर महान क्या होते हैं? बेबीलोन में इनकी डेथ हो जाती है। कैसे डेथ हो जाती है इनकी? बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है इनकी। तो इन्हें मलेरिया हो जाता है फ्रेंड्स, और इस बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है ना। मलेरिया बीमारी हो जाती है इन्हें, और इस कारण से क्या होता है? सिकंदर महान की डेथ हो जाती है 323 ईसा पूर्व में। कहाँ पर होती है? बेबीलोन में होती है। और यहाँ से सिकंदर महान का जो सफ़र है वो समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ जो यूनान साम्राज्य है उसके जो शासक थे वे भी बदल जाते हैं। अब ये तो बात हो गई यूनानी आक्रमण की। इस तरह भारत पर आक्रमण किया यूनान साम्राज्य ने, और इस तरह सिकंदर महान जो हुए थे वे भारत से लौट भी गए थे। सेल्यूकस निकेटर की जहाँ तक बात है, इन सेनापति की जहाँ के क्षेत्र भूभागों का शासन दिया था सिकंदर महान ने उन्हें, इनकी मौर्य साम्राज्य में भी चर्चा होगी, हम वहाँ पे देखेंगे सेल्यूकस निकेटर के बारे में। अब फ्रेंड्स, ये तो हमने पढ़ लिया यूनानी आक्रमण यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम देख लेते हैं जिस तरह ईरानी साम्राज्य का भारत पर प्रभाव हुआ था, उसी तरह यूनानी साम्राज्य का भी भारत पर इम्पैक्ट हुआ था, उसका प्रभाव पड़ा था। तो हम उन चीज़ों को देख लेते कि क्या क्या प्रभाव पड़ा था भारत पर यूनानी साम्राज्य का। तो हेडिंग डालेंगे, आप लिखेंगे यूनानी साम्राज्य का, भारत पर यूनानी साम्राज्य का प्रभाव। मैं केवल यहाँ पे इम्पैक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। तो यूनानी साम्राज्य का प्रभाव पड़ा था, एक तो भारत के पश्चिमोत्तर भूभाग पर के जो साम्राज्य थे उनमें एकता की भावना जागृत हुई थी, है ना। वो एक होने लगे थे कि अब हमें ऐसे छिन्न भिन्न नहीं रहना है, नहीं तो कोई भी ताकत आके हमें दूर दूर कर देगी, बांट देगी और हमारे क्षेत्रों पे शासन कर लेगी। एकता में ही ताकत होती है, ये चीज़ इन्हें समझ में आई थी। तो एकता की भावना जागृत हुई। क्या लिखेंगे आप? भारत के पश्चिमोत्तर के राज्यों में एकता की भावना जागृत हुई। साथ ही साम्राज्यवादी नीति का विस्तार हुआ। साम्राज्यवादी नीति का विस्तार हुआ। किस तरह? विदेश के लोगों द्वारा इतनी दूर से आके भारत के भूभागों को जीता गया, तो वहाँ के जो शासक हैं उन्होंने जाना कि हम लोग भी इन छोटे छोटे क्षेत्रों में बैठकर क्या कर रहे हैं, हमें भी अपने साम्राज्य का क्या करना चाहिए? विस्तार करना चाहिए। तो साम्राज्यवादी नीति का विस्तार हुआ। फिर फ्रेंड्स, तीसरी चीज है नवीन मार्गों का विकास, नवीन मार्गों की खोज और विकास। खोज और विकास।
स्थल मार्ग से ईरानी साम्राज्य और यूनान साम्राज्य आए थे, इसी तरह मार्ग की खोज हो गई, एक नवीन मार्ग की खोज हो गई। भारत के भी साम्राज्यों को पता चला कि इस दिशा में भी कई देश होते हैं और साम्राज्य होते हैं जहाँ पर जिनके नवीन मार्ग हमें मिले। और नवीन मार्गों के मिलने के क्रम में क्या हुआ, व्यापारों में बढ़ावा हुआ, आयात निर्यात जैसी चीज होने लगी, है ना। विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला, विदेशी व्यापार को बढ़ावा। विदेशी व्यापार को बढ़ावा। और चौथी चीज ये हुई कि जो यूनानी मुद्रा है उससे भी भारत के जो साम्राज्य थे काफ़ी प्रभावित हुए थे यूनानी मुद्राओं के कारण। और इन्होंने क्या किया था, भारतीय मुद्राओं को भी सुधारा था और उसे आकर्षक बनाया था। तो यूनानी मुद्रा से प्रभावित होकर भारतीय मुद्रा को क्या किया इन्होंने, आकर्षित बनाया परिवर्तित करके बनाया। तो ये कुछ प्रभाव थे यूनानी साम्राज्य के भारत के ऊपर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे विदेशी आक्रमण का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो समाप्त होता है। अब हमने दोनों देख लिए, ईरान द्वारा हुआ जो आक्रमण है वो भी पढ़ लिया और जो यूनान के द्वारा जो आक्रमण हुआ था वो भी पढ़ लिया। साथ ही हमने जाना सिकंदर महान के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना खूब सारा ध्यान रखें और बहुत अच्छे से